नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। और मैं मौर्य अखिलेश कुमार यूट्यूब चैनल से मैं अपना टेस्ट शारीरिक शिक्षा से संबंधित टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, उसका आज प्रश्न संख्या 13 का हल इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिया जा रहा है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस लेक्चर में जो भी चीज़ें समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी एडवाइस हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आइए आज का पेपर संख्या 13 को हल करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य के घटक हैं। यानी शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो, तो हम इसमें पहले शारीरिक स्वास्थ्य को समझते हैं क्या है। देखिए, जैसे यह व्यक्ति की एक क्षमता है, कैपेसिटी है, जिससे हम अपने रोज के कार्यों को बिना थके संपन्न कर लें, तथा उसके साथ या इसके अलावा अचानक कोई जरूरी या आपात कार्य करना पड़े तो भी उसके लिए पर्याप्त आवश्यक बल या ऊर्जा हो, तो इस क्षमता को हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। या तो यूँ कहें कि यह एक सामान्य कार्यों के अलावा आपात कार्यों से भी निपटने के लिए ऊर्जा को बचाए रखने की जो योग्यता है, उसको हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। यदि हम इसमें घटक की बात करें तो शारीरिक फिटनेस के अवयव यानी घटक क्या हैं, तो इसमें कई घटक हैं, जैसे हमारा स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, एजिलिटी, पावर, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारा ताकत, दमखम, गति, तीव्रता, शक्ति, और हृदय मांसपेशीय दमखम, पेशीय दमखम, हमारा जो संतुलन है शरीर का, ये सब इसके शारीरिक स्वास्थ्य के घटक हैं। तो इसमें देखा जाए तो प्रश्न का जो हम स्ट्रेंथ की बात किए तो वो ऑप्शन ए मांसपेशीय ताकत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो ऑप्शन ए मांसपेशीय ताकत है। अगर हम संतुलित आहार ऑप्शन बी की बात करें तो एक इससे मतलब है संतुलित आहार से, यानी कि हमारे भोज्य पदार्थ से। तो हमारा भोज्य पदार्थ ऐसा हो जिसमें हर प्रकार का पौष्टिक तत्व मतलब जैसे विटामिन, मिनरल्स, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब उसमें उचित मात्रा में हो, जितना हमारे शरीर को चाहिए, तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। अगर हम ऑप्शन सी नींद की बात करें तो ये शरीर की एक आराम की अवस्था होती है, जिसमें शरीर पूरी शिथिल होता है और जो भी सेल्स टूटे फूटे होते हैं उनकी रिपेयर का काम चलता है। और तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, मांसपेशीय ताकत। अब हम प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, संकुचन को प्रभावित करने वाले कारक। यानी मांसपेशी जो हमारी संकुचित होती है, कंट्रैक्ट होती है, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? उद्दीपक बल, एटीपी, मांसपेशीय तनाव, उद्दीपक अवधि। तो अगर हम मांसपेशीय संकुचन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब हमारी मांसपेशियों के तंतु एक दूसरे के और पास में आ जाते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो पास में आ जाते हैं, और हमारी जो मांसपेशी की लंबाई होती है छोटी होती है, और वो मांसपेशी बल उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ को ऊपर उठाना होता है तो हाथ से लेकर उठाते, तो हमारी जो बाइसेप्स मसल्स होती हैं ये छोटी होने लगती है, यानी कि इसके अंदर संकुचन होने लगता है। इसके फाइबर्स जो तंतु होते हैं वो एक दूसरे के पास में आने लगते हैं, तो इसको हम संकुचन कहते हैं। अब इस किस कारण ये प्रभावित होता है? उद्दीपक बल, एटीपी, मांसपेशीय तनाव, उद्दीपक अवधि। देखिए, उद्दीपक बल एक प्रकार का व्यवहार में परिवर्तनशीलता को बताता है कि
जैसे किसी भी वस्तु को देखकर हमारे अंदर एक प्रेरणा, मोटिवेशन आता है, उत्पन्न होने लगता है। जैसे कोई कार्य कहीं हो रहा है और वो लोगों के हित में, तो हमें भी एक अंदर से उत्तेजना आती है कि हमें भी इस कार्य को करना चाहिए जिससे हमको फायदा हो। तो इसी कार्य को करने से हमें एक बल मिलता है, इस कार्य को देखकर हमें बल मिलता है, उससे हम उत्तेजित होते हैं। यानी कार्य करने के लिए हम उत्तेजित होते हैं, प्रेरित होते हैं, यानी मोटिवेट होते हैं। तो वो जो बल लगता है एक मोटिवेशनल, उसी को हम उद्दीपक बल कहते हैं। और ऑप्शन डी, उद्दीपक अवधि की बात करें तो वो हमारे जो उद्दीपक बल लगता है और उससे जो हमारे व्यवहार में परिवर्तनशीलता होती है, वो कब तक जारी रहती है। मतलब वो परिवर्तनशीलता यानी वो काम करने की जो इच्छा होती है, यानी मोटिवेट जो होते हैं हम, वो कितनी समय तक जारी रहती है, उसी को हम उद्दीपक अवधि कहते हैं। और तो इसमें उद्दीपक बल और उद्दीपक अवधि इस संकुचन को प्रभावित नहीं करते, जैसा कि मैंने बताया। ठीक, ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है। तो इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एटीपी और मांसपेशीय तनाव। तो इसमें मांसपेशीय तनाव क्या होता है कि पेशियों का हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रखना मसल टोन, यानी मांसपेशीय तनाव होता है। और बहुत लोग कहते हैं कि जो मांसपेशीय तनाव, मसल टोन जो होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आपको बता दें कि ये हमारे शरीर के लिए एक मतलब अच्छा होता है। मांसपेशीय तनाव होना शरीर के लिए अच्छा होता है, जिससे क्या है ना, मसल्स हमेशा कार्य करने के लिए एक्टिव रहती हैं। ठीक, तो जिसमें मांसपेशियों के संकुचन और प्रसरण के लिए गति प्रदान करता है और अंगों की गति को प्रधानता देता है। यानी कि जब हमारे मसल्स हमेशा काम करने के लिए तैयार होंगे, तो अगर हमें शरीर को तैयार नहीं करना पड़ता है मांसपेशीय टोन की अवस्था में, तो इससे हमारे मसल्स में जो भी काम तुरंत हम करेंगे तो उसमें संकुचन और प्रसरण होता है। तो इससे हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उसको बराबर गति मिलता है। तो मांसपेशीय तनाव हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जिससे हमारी मसल्स हमेशा कार्य करने के लिए एक्टिव होती है, उसको ही मसल टोन कहते हैं। और एटीपी क्या है? एटीपी शरीर में एक कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थों से भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोजन हमारे होते हैं, वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होते हैं, यानी बदलते हैं और शरीर में वो एटीपी के रूप में इकट्ठित होते हैं। और जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी जैविक क्रियाएं संचालित करनी हो या शारीरिक क्रियाएं संचालित करनी हो, तो ये फिर कई मतलब कई रासायनिक क्रियाओं के से टूटकर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी, बी और सी। ठीक, अब प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, खेल प्रशिक्षण के एक मैक्रो साइकिल की अवधि है। देखिए, खेल प्रशिक्षण, तो अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो हम सामान्य तरीके में अगर प्रशिक्षण क्या है, तो किसी भी कार्य, कोई भी कार्य को व्यक्ति को सिखाने या तैयार करने की प्रक्रिया है। किसी भी काम के लिए व्यक्ति को सिखाना या तैयार करने की एक प्रक्रिया है, उसी को हम प्रशिक्षण कहते हैं। और जब हम इसी को खेल में लाएं, तो जब खेल में लाते हैं तो इसमें शारीरिक व्यायाम उसको हम खिलाड़ी कहते हैं। और उसको शारीरिक व्यायाम के माध्यम से उसकी शारीरिक, तकनीकी, कौशल, मांसपेशीय, मानसिक क्षमता, नैतिक तैयारी सब कुछ कराते हैं, तो वो खेल प्रशिक्षण हो जाता है। तो इसमें अवधि, खेल प्रशिक्षण की साइकिल की एक अवधि होती है। इसको 3 भाग में बांटा गया: माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और मैक्रो साइकिल। तो जो हमारा माइक्रो होता है वो सबसे छोटा अवधि होता है, 1 से 1 डेढ़ हफ्ते का होता है।
और जो मेसोचक्र होता है ये 4 से 5 महीने तक भी चल सकता है। लेकिन जब हम मैक्रो साइकिल की बात करें तो ये सबसे लॉन्ग टर्म चक्र चलता है और एक लंबे ट्रेनिंग योजना इसमें बनाई जाती है। और ये जो लंबा ट्रेनिंग योजना जो होती है उस वार्षिक होती है, साल भर तक वो जारी रहती है। दीर्घकालीन योजनाओं को तैयार करने के लिए बनाया, जैसे कि हम ओलंपिक की तैयारी के लिए खिलाड़ी को 1 साल 2 साल पहले से ही उसको ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, उसका पूरा टाइम टेबल तैयार कर दिया जाता है ट्रेनिंग का। तो वो उसका मैक्रो साइकिल की अवधि के अंतर्गत आता है और ये अवधि लगभग वर्ष भर चलती रहती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये वर्ष भर चलती रहती हैं। ठीक, तो अब प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। गति के कारणों का विचार न करके गति के विचार करना कहलाता है। यानी कि हम कोई भी गति कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक, तो यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान हम जा रहे हैं तो वो गति कर रहे हैं। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, हमारी गति किस प्रकार की है, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं, उसमें समय लग रहा है, उसमें वेग है, त्वरण है। और अगर कारण की गति किस कारण हो रही है तो उस पे हम बात करेंगे कि उसमें बल है, घर्षण है, जड़त्व है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वायु प्रतिरोध शामिल होता है, हमारा सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी शामिल होता है, जिससे हमारी गति प्रभावित होती है। तो प्रश्न कहता है कि जो हम गति करते हैं तो उसका जो कारण है, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर अनेक तरह के कारक, जैसे कि घर्षण, घनत्व, जड़त्व, सब उस पर अप्लाइड हो रहा है, लग रहा है। तो उसका विचार न करते हुए गति किस प्रकार का है, त्वरित गति है या वेग है या विस्थापन है, उस पर विचार करना है, उसको हम क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शन डी त्वरण की पहले बात करते हैं। तो त्वरण की एक छोटी सी परिभाषा होती है, वेग परिवर्तन दर को हम त्वरण कहते हैं। यानी कि जिस दर से हमारी जो वेग होती है, चालें होती हैं, वो परिवर्तित होती रहती है, तो उस दर को हम त्वरण कहते हैं। और अब गति विज्ञान की बात करें तो गति विज्ञान को अंग्रेजी में डायनामिक्स कहते हैं। और इसमें जो होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट गति करता है तो गति किस प्रकार का है और गति का कारण क्या, दोनों का अध्ययन हम गति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो हम इस ऑप्शन ए काइनेटिक की अगर बात करें तो काइनेटिक जो है गति विज्ञान का एक भाग है, जिसके अंतर्गत गति की जो उत्पन्न हो रही है उसके कारणों का अध्ययन करता है। यानी इसमें काइनेटिक में बल, घर्षण, जड़त्व, वायु प्रतिरोध, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र की बात करते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी काइनेटिक्स होता है। इसमें जो होता है गति के जो कारण होते हैं उसका अध्ययन न करके गति कैसी है उसका अध्ययन करते हैं, और इसमें हम समय, विस्थापन, वेग और त्वरण का अध्ययन करते हैं। अर्थात और तो आपको बता दें कि जो काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स होता है वो दोनों गति विज्ञान का ही दो भाग होता है, जिसमें काइनेटिक्स में गति के कारणों का अध्ययन करते हैं और काइनेटिक में गति के कार्य, गति किस प्रकार के, यानी गति की प्रकृति पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अब प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। तो प्रश्न 5, रक्तदाब मापने का कौन सा यंत्र है। रक्तदाब मेजर करने का कौन सा यंत्र है। अगर हम दाब की बात करें तो जब हार्ट हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई होता है तो जितनी तेजी से वो रक्त, हमारी जो रक्त धमनियाँ होती हैं उस पर दबाव डालती है, तो उसी मात्रा को हम रक्तदाब कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी उच्च रक्तदाब, जो औसतम सिस्टोलिक, तो जो हमारी उच्चतम रक्त दाब होती है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, जिसकी मात्रा 120 mmHg होती है,
चिकित्सीय भाषा में। और डिस्टोलिक का मतलब होता है कि निम्न रक्तदाब, यानी कि हमारी जो न्यूनतम रक्तदाब होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो उसको हम डिस्टोलिक कहते हैं। ये 80 mmHg होनी चाहिए, ठीक। और हम अगर स्टेटोस्कोप की बात करें तो इसको हम अपनी भाषा में आला 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 की बात करते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो भी ध्वनियाँ हो रही हैं उसको सुनने में मदद मिलती है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें पारा के माध्यम से हम अपने जो रक्तदाब होते हैं उसको मेजर करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है ऑप्शन सी स्फैग्नोमैनोमीटर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रस्तुतिकरण का निम्न चरण। प्रस्तुतिकरण यानी हम कोई कार्यक्रम या प्रदर्शन करना है तो उसके निम्न चरण किसी को बताना है उस प्रदर्शन के बारे में, उस गतिविधि के बारे में, तो हम उसको स्टेप वाइज कैसे कैसे उसको समझाना है, तो वही प्रस्तुतिकरण का चरण कहलाता है। तो उसमें आप प्रदर्शन, व्याख्या, अभ्यास और प्रतिपुष्टि है। तो अगर हम किसी भी, जैसे हम शारीरिक शिक्षा में मार्च डेमोस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा टीचर होता है, लीडर्स होता है, वो सबसे पहले एक्टिविटी जो भी करना होता है उसको करके दिखाता है, यानी उस गतिविधि का प्रदर्शन करता है हमारे सामने। फिर उस प्रदर्शन की जो बारीकियां होती है जो उसके बारे में बताता है, यानी व्याख्या करता है। फिर जब वो व्याख्या कर लेता है तो फिर वो हमें कमांड देता है कि तो अब आप इस काम को करो। तो हम क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को जो दिखाया रहता है उसको हम करते हैं। फिर जब वो एक्टिविटी हम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद वो प्रतिपुष्टि, यानी कि उसको ये जैसे एक तरह से एग्जाम टाइप का होता है जिसमें वो अपने को पुष्टि करता है कि ये बच्चा, मतलब हम इस गतिविधि को पूरी तरह से सीख पाए या नहीं। जैसे कि हमारी पूरी एक्सरसाइज अभ्यास के दौरान ख़त्म हो गई, तो इसमें से वो एक दो लोग को बाहर निकाल के और उसको कमांड देगा कि ये काम करो, और उससे वो जज करता है कि मतलब ये जो ग्रुप था वो सही तरीके से प्रैक्टिस किया कि नहीं। तो इसको हम प्रतिपुष्टि यानी कि अवलोकन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रश्न में जो सही क्रम बन रहा है वो होता है, सबसे पहले प्रदर्शन करता है लीडर, उसके बाद उसकी व्याख्या करता है, उसके बाद वो कमांड देता है हमें करने के लिए, यानी कि हम उस गतिविधि का अभ्यास करते हैं। फिर अभ्यास करने के उपरांत वो हमें मूल्यांकित करता है, कमांड दे के खुद से एक्सरसाइज करवाता है, तो वो प्रतिपुष्टि में आती है। तो इस प्रश्न का जो सही क्रम है वो प्रदर्शन, व्याख्या, अभ्यास और प्रतिपुष्टि, यानी कि ABCD। तो ये क्रम जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हम ऑप्शन ए की जब बात करेंगे, सारी बैटरी डाउन हो गई है। तो जब हम इसमें ऑप्शन ए की बात करेंगे तो यहाँ पे क्रम से दिया है इसका ABCD। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए है। इसमें क्या है ना, उत्तर खोजना नहीं पड़ता, जो भी हम जो चरण दिया है उसको सही क्रम से बिठा ले और सीधे ऑप्शन में खोज लें कि किस ऑप्शन में वो मेल खाते, वो ऑप्शन हमारा सही होगा। अब प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है द्वितीयक वायु के लक्षण हैं। तो सबसे पहले जानते हैं द्वितीयक वायु होती क्या है। हम रोज एक्सरसाइज करते हैं, खासकर ये नए खिलाड़ी होते हैं, चाहे नए लोग जो एक्सरसाइज करना शुरुआत करते हैं, फिजिकल गति एक्टिविटी शुरू करते हैं, तो उनके अंदर ये समस्याएं सबसे ज़्यादा मिलती हैं। इसमें क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो एक्सरसाइज करने के कुछ ही समय बाद
यानी कि प्रारंभ अवस्था के ठीक बाद हमें सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है और हमारे अंदर एक बेचैनी, घुटन या कहें तो बोरिंग टाइप का महसूस होने लगता है और ऐसा विचार आता है इस एक्सरसाइज को हम बंद कर दें या उसी बीच उसको हम छोड़ दें। लेकिन हम अपने जो इच्छा शक्ति से अगर वो व्यायाम को जारी रखते हैं तो ये फिर जो हमारी बेचैनी थी, घुटन थी, वो सब खत्म हो जाती है और फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है। तो ये जो हमारी बेचैनी, घुटन होती है, इसी को हम द्वितीयक वायु यानी कि सेकंड विंड कहते हैं। और जब एक्सरसाइज लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो ये हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो एक उच्च लेवल का एथलीट होता है उसके अंदर द्वितीयक वायु समस्या नहीं होती। एक सामान्य स्तर का जो एथलीट होता है उसमें जो होती है ये समस्याएं होती रहती हैं। तो इसी को हम द्वितीयक वायु, जो समस्याएं दिखने लगती है तो उसी अवस्था को हम द्वितीयक वायु कहते हैं। और इसके लक्षण आपको बताया ही, जैसे कि बेचैनी महसूस होना, घुटन महसूस होना, दर्द होने लगता है, जैसे पिंडलियां लगती है कि तनाव में आ जाती है। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो हमारे सिर दर्द में होते हैं, सर भारी हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, जैसा मैंने बताया कि अकड़न टाइप का हो जाना और त्वचा पीला हो जाना, ये सब द्वितीयक वायु के लक्षण है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी डी है। ठीक, तो अब हम प्रश्न संख्या 7 पे चलेंगे। इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे चैनल को शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे ना हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है, ये मोटिवेट होते हैं और हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और जो भी समस्याएं इस वीडियो में आ रही होंगी आपको, वो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको हम लोग सुधारने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। लिम्बरिंग डाउन क्या है? लिम्बरिंग डाउन दो चीज़ें एक्सरसाइज में होती हैं। एक एक्सरसाइज से पहले, प्रारंभ करने से पहले, और एक्सरसाइज बंद करने के बाद। तो जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उससे पहले हम एक हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं जिससे शरीर पर जोर न पड़े, तो जिससे हमारा शरीर, जिसको हम शरीर का गरमाना कहते हैं, यानी कि वार्मिंग अप कहते हैं, जिससे हमारे जो मसल्स होते हैं सही तरीके से उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाए, उसमें एनर्जी सही रूप से पहुंच जाए, अनेक होती है। लेकिन हम यहाँ लिम्बरिंग डाउन की बात करेंगे। तो लिम्बरिंग डाउन को हम एक्सरसाइज के बाद में, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको मैंने बताया कि वो है लिम्बरिंग खेल के बाद का। लेकिन ये खेल के बाद का ये लिम्बरिंग डाउन होता है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसको हम कूलिंग डाउन कहते हैं। कूलिंग डाउन यानी शरीर को ठंडाना। तो जैसे हम कोई एक्सरसाइज हमें करना होता है, उससे पहले धीरे धीरे एक्सरसाइज को की तीव्रता, जो इंटेंसिटी होती है, उसको हम बढ़ाते जाते हैं और अपने उच्च लेवल तक पहुंचते हैं। और फिर जब हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होना होता है तो जिस लेवल से हम, जिस अनुपात से हम एक्सरसाइज की जो तीव्रता होती है बढ़ाते जाते हैं, ठीक उसी अनुपात से हम एक्सरसाइज की जो तीव्रता है उसको घटाते आते हैं। यानी कि अब जीरो की ओर आते हैं, अपनी प्रारंभिक सामान्य अवस्था में आते हैं। तो इसको हम लिम्बरिंग डाउन कहते हैं। और लिम्बरिंग डाउन इसलिए हमें ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए एक्सरसाइज हम जब करते रहते हैं तो हमारे अंदर जो होती है एक तीव्रता होती है, यानी हर काम, चाहे वो श्वसन का हो, चाहे रक्त परिसंचरण का काम हो, सब तेजी गति से चलता है और मांसपेशियों में अधिक मात्रा में रक्त प्रवाहित होता रहता है। और अगर अगर हम अचानक व्यायाम बंद करके बैठ जाएं तो वो रक्त क्या होता है, वो उन मसल्स से बाहर नहीं निकल पाता और उसी मसल में जमा हो जाता है, जिससे कभी कभी हमें महसूस होते है, जो नए खिलाड़ी होते हैं
एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो अक्सर उनको घबराहट, जो सेकेंड विंड की बात की है, तो उसमें उसको चक्कर आने जैसा या बेहोश होने जैसा महसूस होने लगता है, या एक्सरसाइज बंद करते घबराहट होने लगती है, तो उसका वो कारण होता है जो हमारे कोऑर्डिनेशन को बिगाड़ देता है। तो कूलिंग डाउन जब एक्सरसाइज के बाद इसीलिए करते हैं कि जो सब हमारे गति सिस्टम, शरीर की सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हो या रक्त परिसंचरण तंत्र हो, हृदय का जो कार्य हो, वो आराम से अपनी धीरे धीरे पूर्वावस्था में आए, जिससे उनके अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, आदान प्रदान होता है, वो सामान्य ढंग से सामान्य होती चली आए, जिससे हमारे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इससे हमारी जो जैव रासायनिक कोऑर्डिनेशन शरीर में होता है वो सामान्य सा रहता है, उसमें संतुलन बनी रहती है, और जो मनोवैज्ञानिक क्रियाएं होती है वो भी सामंजस्य ढंग से चलती होती हैं। तो कूलिंग डाउन का मुख्य कार्य होता है धमनियों में रक्त जमाव से बचने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना थकान हो जाती है। अगर हम कूलिंग डाउन न करें तो आराम जब करेंगे तो मसल्स में रक्त ज़्यादा हो जाता है, रुक जाता है, इससे मसल्स में अकड़ापन आ जाती है, मसल टाइट हो जाता है, तो इससे हमें थकान की अवस्था बहुत जल्दी जल्दी आने लगती है। तो शरीर को एक एक्सरसाइज के बाद, खेल के बाद अपनी पूर्वावस्था में लाने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन या इसको समन करना के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल के बाद। अब प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं, जो कि स्टेटमेंट और तर्क वाला है। तो जो इसमें तर्क दिया है, तो वो तर्क है, कोच व्यवसाय में सफल होने के लिए कोच की शिक्षा लेनी पड़ती है। देखिए, कोच यानी कि प्रशिक्षक, प्रशिक्षक एक व्यवसाय है, एक काम है, और इसमें सफलता पाने के लिए किसी भी कार्य को सफल, जैसे कि हम आम जीवन में बात करें, किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए उस चीज़ से, उस कार्य से संबंधित ज्ञान हमें होना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार कोच एक व्यवसाय है, जिसमें सफल होने के लिए कोच की जो भी शिक्षा होती है, जैसे कि NIS पटियाला में कोच की कोचिंग दी जाती है, तो उससे वो शिक्षा लेनी पड़ती है। तो ये इसका जो हमारा अभिकथन ए है, स्टेटमेंट, वो सही है। ठीक, स्टेटमेंट सही है। अब हम तर्क की बात करें तो एक अच्छा खिलाड़ी एक सफल कोच बन सकता है, क्योंकि देखिए, जरूरी है एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो सफल कोच बन सकता है, क्योंकि वो उस संबंधित खेल से सारी टेक्निक, कौशल, जो भी मनोवैज्ञानिक कारण हो सब, या बायोलॉजिकल फैक्टर हो, सबके बारे में वो जानता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा खिलाड़ी कोच, सफल कोच बन सकता है, और एक जो अच्छा खिलाड़ी नहीं है वो भी एक सफल कोच बन सकता है, क्योंकि कोच बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि एक अच्छा खिलाड़ी ही बने। लेकिन अगर हम तर्क की बात करें, तो अगर तर्क में ये चीज़ बन जाए कि एक अच्छा खिलाड़ी ही एक सफल कोच बन सकता है, तो इसका मतलब कि सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी की बात करता है। लेकिन तर्क में बात करें, एक अच्छा खिलाड़ी एक सफल कोच बन सकता है, अर्थात एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है वो भी सफल कोच बन सकता है। तो इस तर्क भी इसका सही है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को प्रदर्शित कर रहा है, एक अच्छा खिलाड़ी को भी, और एक अच्छा जो खिलाड़ी नहीं है, जो बेहतर खिलाड़ी ने उसको, उसकी भी बात करें, यानी दोनों सफल कोच बन सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो तर्क है, तर्क जो हमारे स्टेटमेंट हो उसको स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों के बारे में तो बता रहा है कि कोच के लिए क्या चाहिए और एक अच्छा खिलाड़ी सफल कोच हो सकता है, ये बता रहा है। लेकिन उसकी जो स्पष्टीकरण होता है कि अच्छे कोच के लिए उसकी व्यावसायिक शिक्षा लेनी अनिवार्य होती है, तब जाके उसकी स्पष्टीकरण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही है, पर जो तर्क है अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि हम ऑप्शन डी की बात करेंगे।
ऑप्शन हम डी की बात करेंगे तो ये तर्क दोनों सही है, पर तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, तो अब हम प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। अब प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे, जो कि इस प्रश्न में ये चीज़ पूछा गया कि कौन सी चीज़ें सुमेलित नहीं है। इसे बहुत प्रश्नों में सुमेलित करने के लिए देता था, लेकिन इस प्रश्न में जो है प्रश्न उठेगा कि क्या चीज़ें सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न में सही उत्तर वही होगा जो इस ऑप्शन में ए बी सी डी जो ऑप्शन है उसमें वो गलत होगा, वही ऑप्शन इस प्रश्न में सही होगा। तो इसमें दो सूची हैं। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम विकास संस्थान, यानी पाठ्यक्रम विकास संस्थान से हम क्या समझें कि जैसे कोई भी हमारा पाठ्यक्रम होता है, यानी कि पढ़ने के लिए जब होता है, कैरिकुलम बनाया जाता है, तो वो हमारी या बालक की जो अंतर्मुखी गुण होता है, अंतर्मुखी यानी हर चीज़ को अपने अंदर ही रखना चाहता है, बाहर नहीं निकालता, तो उसको बहिर्मुखी बनाना होता है। यानी अंतर्मुखी से बहिर्मुखी, यानी कि हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, ज्ञान होता है, उसको बाहर निकालना, उसको बहुमुखी बनाना होता है। और इसका उद्देश्य होता है मनुष्य की संपूर्ण विकास करना होता है। लेकिन अगर हम सूची 2 में इसका मेल की बात करें अंतः सेवा, तो अंतः सेवा का मतलब होता है इंटर सर्विस सोसाइटी, यानी कि अंतः से पता चलता है कि ये एक दीवार के अंदर अंदर की बात बस करेगा, यानी कि हमारे शरीर की जो अंदर चीज़ें हैं उसकी बात करता है। इससे तात्पर्य इससे हो रहा है कि यह एक दायरे, एक सीमा में रह के काम करना चाहता है, अंतः सेवन। और पाठ्यक्रम जो होता है दायरा इसका नहीं है बहुत बड़ा, अतः ये मेल नहीं खाता, यानी ऑप्शन ए मेल नहीं खा रहा है। हम ऑप्शन बी की बात करें तो उपेक्षित कार्यक्रम, उपेक्षित कार्यक्रम का मतलब उपेक्षित मतलब छोड़ देना, बेकार जो चीज़ें हो जाती है। तो यदि हम समाज में जो बेकार चीज़ें हैं जैसे मारपीट करना, गाली गलौज करना, तो ये उपेक्षित चीज़ है। अगर इस क्रियाकलाप को जो भी हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो जो भी चीज़ें हम जो समाज में उपेक्षित है, करने योग्य नहीं, अगर हम करते हैं तो फिर झगड़ा होता है, पुलिस पकड़ती है, बंद करती है, ये एक असामाजिक कार्य होता है। और इसका मेल अगर अंश काल देखें तो इस काम को अगर हम अंश काल के लिए भी यानी तड़ी समय के लिए भी किसी से मारपीट करते हैं तो तुरंत हमको पुलिस कार्यवाही से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए इस प्रश्न ये भी मेल नहीं खाता। और ऑप्शन सी अवस्थापित शारीरिक शिक्षा क्या है। अवस्थापित शारीरिक शिक्षा को हम डिस्टर्बेड फिजिकल एजुकेशन में असहाय लोगों के लिए ये होता है। जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में असहाय होते हैं, डिफार्मिटीज टाइप के, तो उनके लिए इस प्रकार की शारीरिक शिक्षा होती है। और उसके मेल पैरा एथलीट की बात करें तो, लेकिन पैरा एथलीट जो होते हैं वो भी असहाय टाइप के होते हैं, लेकिन ये एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन से संबंध रखते हैं। तो इसमें देखा कि ऑप्शन ए बी और सी तीनों मेल नहीं खाते, अर्थात ऑप्शन डी सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सभी। ठीक, तो इसमें तीनों चीज़ों के बारे में जाना, पाठ्यक्रम विकास, उपेक्षित क्रियाकलाप, अवस्थापित शारीरिक शिक्षा, और उसकी जो मेल थी अंतः सेवा, अंतः अंशकाल और पैरा एथलीट, तीनों के बारे में जान के पता चला कि तीनों में कोई मेल नहीं खाता, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अब हम अब हम बात करेंगे ये जो प्रश्न पेपर में मेरा 13 था उसका जो एक समग्र उत्तर एक स्लाइड में दिया हूँ। सभी लोग का मांग था कि सब जो 10 उत्तर हैं एक जगह इकट्ठा करके आप अपने वीडियो में डालेंगे तो वो बेहतर होगा, तो इसलिए मैंने किया। और कई लोगों का कमेंट था कि आपका वीडियो लंबा जाता है इसलिए बोरिंग जैसा होने लगता है, कृपया छोटा करें। तो इससे आपको बताऊं कि अगर मैं एक प्रश्न का सही उत्तर बता के आगे निकल जाऊं तो वो तो एक रट्टा जैसा हो जाता है। मेरा तो काम था मैं बता दें, लेकिन आप समझोगे कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर होगा कि नहीं, इसलिए मैं इस थोड़ा सा उस चीज़ के डिटेल में थोड़ा सा चला जाता हूँ ताकि उसका कंसेप्ट जो होता है क्लियर हो जाए। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर कोई चीज़ें कंफ्यूज जैसी नहीं रहती और हमेशा के लिए हो जाती है।
तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने चैनल को जो है वो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। इससे हम लोग को और बेहतर करने का प्रेरित होते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप नंबर है। देखिए व्हाट्सअप नंबर क्या है, लोग ग्रुप की बात करते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप की। व्हाट्सअप ग्रुप में क्या होता है ना कि 250 से अधिक लोग ऐड नहीं हो पाते, इसलिए टेलीग्राम चैनल एक बेहतर प्लेटफार्म है जहाँ पर असीमित लोग एक ही ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसलिए मेरा जो सुझाव है कि आप लोग टेलीग्राम से ही जुड़ें। आप लोग को धन्यवाद।